जान लेते हैं कि आखिरकार कल हमने टॉपिक जो छोड़ा था वो स्पेक्ट्रम पर ला करके छोड़ा था। तो यानी कि अब हम लोग स्पेक्ट्रम से डिस्कशन करेंगे और स्पेक्ट्रम पे जानेंगे कि पूरा की स्पेक्ट्रम से लेकर पूरी थ्योरी पढ़ेंगे आज। तो हम लोगों का टॉपिक आज डिस्कशन होगा पूरा वीडियो में। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, समझिएगा कि आज टॉपिक हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम की क्या डिटेल है। बहुत ज़्यादा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ समझ लेते हैं यानी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि लाइट को स्प्लिट कर देना, यानी कि डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कलर्स बैंड्स में स्प्लिट कर देना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये अच्छे से आप समझिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। तो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन द सीरीज ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, सिंपल सा आप समझ लीजिएगा। The splitting of light, the splitting of light in different splitting of light in different कलर बैंड्स। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि डिफरेंट कलर बैंड्स में अगर लाइट को हम लोग ब्रेक करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम बोला गया। और स्पेक्ट्रम जो होता है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम बनाया गया है दो कैटेगरीज में। पहला बनाया गया है, पहला नाम दिया गया है जिसका नाम कहलाता है आपका सिंपल सा इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक नाम हमने यहाँ पर दिया आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कि यहाँ पर हमने आपको इमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दिया है। और दूसरा हो जाता है हम लोगों का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम एक नाम लिख लेते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो नाम हमारे पास दो हो गए, एक तो हो गया आपका सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रम, एक हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर इमिशन और कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है इसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए। इस ऑब्जेक्ट में से अगर हमने कोई लाइट इस तरीके से इमिट हो रही है, अगर इस ऑब्जेक्ट में से लाइट इमिट हो रही तो जानिएगा कि ये लाइट हमने क्या काम की इमिट हो रही है। और इस लाइट को हमने जो इमिट हो रही है लाइट, इस लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू हमने पास कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि एक स्लिट लगा दी। मान लीजिए ये लाइट यहाँ से चलेगी तो हमने यहाँ पर इस तरीके से स्लिट लगा दी और आगे हमने एक रख दिया प्रिज्म, और इस तरीके से हमने ये सिंपल सा ये आगे प्रिज्म डाल दिया। तो जो लाइट इमिट हो रही है, अगर इस लाइट को इसमें से हम लोग पास करेंगे, यानी कि सिंपल सा ये कहें कि लाइट जब इसमें से पास हो जाएगी इस तरीके से, ये लाइट इसमें गई और लाइट जाने के बाद ये स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, इस तरीके से कलर बैंड्स यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर डिफरेंट कलर बैंड्स आपको मिलेंगे तो ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये तो इमिशन का मतलब हुआ लाइट यहाँ से जो इमिट हो रही है, इस इमिटेड लाइट को जब हमने पास किया दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस यहाँ पर लिख गया है तो कंटिन्यूस को बाद में बात करेंगे। इमिशन और कंटिन्यूस यानी कि जो इमिशन का ही पार्ट है, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डालें, इमिशन और एब्जॉर्प्शन दो का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं दूसरी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या हेडिंग होगी हमारी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस तो उसी का पार्ट था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझेंगे क्या होता है। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक लाइट इमिटर, कोई कहीं से लाइट इमिट हो रही है, वो एक सोर्स है, इस सोर्स में से लाइट आनी है और यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट। ये मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये टेस्ट ट्यूब में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस तरीके से। अब यहाँ से इसके बाद हमने प्रिज्म डाल दिया, ये प्रिज्म लगा दिया, इस तरीके से ये प्रिज्म लगा हुआ है। अब हमने क्या काम किया, यहाँ से लाइट निकालना शुरू की।
अब ये लाइट जब यहाँ से जाएगी, इसके अंदर पास होगी, और उसके बाद लाइट जब प्रिज्म पे पड़ेगी, उसके बाद ये स्प्लिटिंग दिखाएगी लाइट, देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। भाई अब इसे एब्जॉर्प्शन क्यों बोला, ये भी एक नई बात आ जाती है। एब्जॉर्प्शन बोलने का जो सिर्फ कारण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, कि इसने जो हमारा ये मटेरियल रखा हुआ पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद इसमें से रेज निकलना शुरू हुई, तो हमने इसका मतलब नाम दिया। पहले लाइट एब्जॉर्ब की, फिर उसमें से लाइट जो इमिटेड लाइट निकली है, यानी कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके बाद उसमें से जो लाइट इमिट हुई उसको नाम दिया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम मिला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करा। जबकि यहाँ डायरेक्ट इमिटेड लाइट जो है, लाइट पैदा ही हो रही है, वही लाइट प्रिज्म से पास कर दी गई, तो उसको हमने इस इमिशन स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट किया। तो अब इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के होते हैं, एक कंटिन्यूस, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं कि एक हो जाता है हमारे पास में, कौन सा हो जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस जो मैंने ऊपर लिख दिया था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरा हो जाता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस में क्या होगा कि कंटिन्यूस लाइंस मिलेंगी, कोई मतलब ब्रेकिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा समझा भी दे रहा हूँ आपको, कंटिन्यूस आपको कलर यहाँ पर मिलेगा, कोई भी कलर बैंड ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे कि अगर आप विबग्योर वाला देखते हैं तो विबग्योर में क्या कंडीशन रहती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी। जैसे मान लो आपने यहाँ पर विबग्योर देखा था, तो विबग्योर में क्या था कि जैसे सबसे पहले मान लो वॉयलेट कलर आया है ना, वॉयलेट जैसे कहीं बीच में रेड आया, तो रेड कोई ओवरलैप करते हुए खट से कौन सा आ गया, ऑरेंज आ गया, ऑरेंज को ओवरलैप करते हुए फिर येलो आ गया। सी मतलब ओवरलैपिंग जो पॉसिबल होती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ही पॉसिबिलिटी होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो एटम्स गैस फेज में होते हैं और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। जैसे अगर मान लो ब्राइट बैंड की बात करें तो कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पर बहुत चमकदार कुछ लाइन, डार्क लाइन्स होंगी, इस तरीके डार्क लाइन हो गई, ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ब्राइट लाइन, इस तरीके से डार्क लाइन हो गई, फिर आपकी ब्राइट लाइन्स हो गई। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन ए गैस फेज विद डार्क एंड ब्राइट लाइन्स इज नोन एज, ये डार्क लाइन्स कहलाएंगी, ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली डार्क लाइन्स होंगी, डार्क लाइन्स कहलाएंगी। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ब्राइट लाइन्स कहलाता है, ब्राइट लाइन्स कहलाता है। तो इस तरीके से जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें डार्क और ब्राइट लाइन्स होती है, जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो इस कैटेगरी का होता है। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का सीन है, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, कंटिन्यू होगा, ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ये वाला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चल लेते हैं, क्या बताएंगे आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक रिडबर्ग कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। रिडबर्ग कांस्टेंट के फार्मूले में हमने करना क्या है वो चीज़ आप समझिएगा ध्यान से, कि रिडबर्ग कांस्टेंट के फार्मूले में, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला भी आपको पता है कि 1/λ भी लिख सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू, या तो इसे न्यू बार लिख लीजिए, ये 10, 9, 6, 7, 8 इस तरीके से याद भी कर लीजिए। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RH इंटू जेड स्क्वायर। अगर ये हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट के लिए तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करके भी ये लिखा जाता है। तो 1/λ, या फिर आप इसे न्यू बार करके लिखते हैं। अब यहाँ पर जो n1 है कहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा और किस में गिरा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। मैंने इस पर एक स्पेक्ट्रम की एक वीडियो भी बनाई है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब भाई क्या होता है, एक तो स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी होती है वो भी आपको पता रहनी चाहिए। स्पेक्ट्रल लाइंस में नंबर 1 कहलाती है आपकी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। दूसरी कहलाती है बामर सीरीज, बामर सीरीज। तीसरी कहलाती है पास्कन सीरीज, पास्कन सीरीज कहलाती है। चौथी कहलाती है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद कहलाती है आपकी पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज कहलाती है। और छठी सीरीज कहलाती है आपकी हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज कहलाती है।
अब यहाँ पर इसके लिए n1 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n1 की वैल्यू इसके लिए आपकी 2 हो जाती है, n2 की वैल्यू आपकी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। n1 की वैल्यू 3 हो जाती है, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, सॉरी 3 से, हाँ ठीक है, और n1 की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, तो n2 की वैल्यू यहाँ पर 5 से चलेगी, 5, 6, 7, n1 की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाती है, और n2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6, 7 एंड सो ऑन। n1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 हो जाती है, और n2 की वैल्यू यहाँ पर 7, 8 एंड सो ऑन। तो अगर लाइमन सीरीज में रहना है तो n1 यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरेगा, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज, बामर सीरीज में कहाँ से क्या कंडीशन बनती है, वो आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये सपोज कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, और न्यूक्लियस के बाद मैंने क्या काम किया, यहाँ से मैंने ऑर्बिट्स बनाना शुरू की। तो ऑर्बिट को मैं कैसे बनाता हूँ वो आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिट बनाई है, इस तरीके से मैंने एक ऑर्बिट ये बनाई है, ये ऑर्बिट बनाई। उसके बाद दूसरी ऑर्बिट मैंने फिर ये बनाई है, इस तरीके से दूसरी ऑर्बिट बना दी। अब मैंने यहाँ पर तीसरी ऑर्बिट बनाई, यानी शेल जिसे आप बोलते हैं, जिसे आप एनर्जी लेवल बोलते हैं, वो मैंने यहाँ बनाई। इसी तरीके से अगर आप चलेंगे तो मैंने फिर आगे भी बनाया, इस तरीके से ये बनाई। फिर आप चलिए आगे, इस तरीके से बनाते चलिए, n1, n2, n3 एंड सो ऑन। कि एक्चुअली में एटम क्या होता है, एटम गोल होता है, इसलिए अधिकतर आपने किताबों में भी इसी तरीके का डायग्राम देखा होगा। सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं आप, इस तरीके से आपने बनाया। अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे और पहली ऑर्बिट में गिरे, सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरता है, अब वो चाहे ये मान लीजिए n इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 8 हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से भी गिरता है, n1, सॉरी यहाँ पर n1 आना चाहिए था, चलिए नीचे n1 आना चाहिए था, खैर मैं ऐसा करता हूँ, इससे पहले थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, n1 नीचे लिखना चाहिए था मुझे, चलिए ये हो गया, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये कोई नहीं, हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही कर लेते हैं इसे। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने n1 लिखा, तो अब ये n2 हो जाएगा, ये n3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरता है और इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट ऑर्बिट में ही गिरता है, यानी n1 में ही गिरता है, तो ये लाइमन सीरीज को बिलोंग करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गिर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गिर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गिर सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिराएं आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर गिरता है कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है, तो फिर आप मान लीजिएगा कि वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो n1 की वैल्यू जो है वो सिंपली आपकी n1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और n2 की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिराइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गिरता है, इस तरीके से आप ऑर्बिट बना सकते हैं, सिंपली आप लाएं इस तरीके से, डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लाइए आप, यहाँ लाइए, लहर मार रहा है डायग्राम, खैर कोई बात नहीं, यहाँ जाने दीजिए, यहाँ कहीं से भी गिराइए, इलेक्ट्रॉन यहीं पर आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो सिंपल सा कहलाएगा लाइमन सीरीज। तो ये सीरीज जो बन जाती है, ये लाइमन सीरीज बन जाती है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे और इलेक्ट्रॉन के अगर सेकंड ऑर्बिट में गिरता है तो लाइमन के बाद कौन आ जाते हैं, बामर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरे, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरे, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरे, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिरे, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिर जाए, कहीं से भी गिर जाए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में गिरता है तो ये बामर सीरीज कहलाती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिरता है, इस वाली ऑर्बिट में गिरता है, तो इस तरीके से गिर सकता है, इस तरीके से भी गिर सकता है, इस तरीके से भी गिर सकता है, इस तरीके से भी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लाइमन के बाद बामर आ गए, फिर कौन आ गए, पास्कन फ्रीरीज आ गए।
तो आप इस तरीके से पूरा डायग्राम समझ लेंगे कि लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंड में वैल्यूज़ क्या होती हैं, पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बताने के लिए। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने का फार्मूला भी जान लीजिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू हो जाता है आपका n, ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 हो जाता है। यहाँ पर n का मतलब है कि ऑर्बिट, कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, यानी कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन गिरेगा। तो इस चीज़ को अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसे कि मान लीजिए कि अगर सपोज करते हैं कि कहीं पर फिफ्थ n की वैल्यू 5 आ जाती है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल 5, ब्रैकेट में 5 माइनस आपकी हो जाएंगी 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी कैलकुलेशन में आ जाएंगे। तो अब कभी कभी एक क्वेश्चन और भी परेशान करता है, वो क्वेश्चन क्या होता है वो आपको बता देते हैं कि जैसे फर्स्ट लाइन में क्या होगा। लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगी वो आप जान लीजिए। लाइमन की फर्स्ट लाइन, तो ये लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी वो आपको पता होनी चाहिए। लाइमन की फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, जबकि n2 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से बामर की फर्स्ट लाइन कौन सी रहेगी, तो बामर की फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू तो उसकी वही 2 रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर यही सेकंड लाइन की बात कर लेता तो यहाँ n1 की वैल्यू तो 1 ही रहती, लेकिन n2 यहाँ पर 3 हो जाता। यहाँ n1 की वैल्यू तो 2 ही रहती, लेकिन n2 की वैल्यू यहाँ पर 4। तो जिस लाइन में पूछा जाए उसमें n2 की वैल्यू वेरी करेगी, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे जो लाइन पूछा, जैसे थर्ड लाइन पूछा गया, थर्ड लाइन आपसे अगर पूछा जाता है तो लाइमन का थर्ड लाइन क्या होगा। लाइमन के लिए सबसे पहले थर्ड लाइन में n1 की वैल्यू तो लाइमन की 1 ही रहनी, हमेशा 1 रहनी, लेकिन थर्ड लाइन का मतलब है 3 + 1 यानी कि 4th, यानी कि n2 की वैल्यू जो है, n2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4th आ जाएगी थर्ड लाइन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कोई भी पूछा जाए तो लाइन एक एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे आप, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कौन सी लाइन निकली। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक वीडियो मैंने लिखा है कि अब स्पेक्ट्रल लाइन निकालना बहुत आसान है, मतलब ईजिली आप स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। उसकी वीडियो नीचे पड़ी हुई पीजीटी के ही ग्रुप में है, पीजीटी की प्लेलिस्ट में है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन पर। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन कहती क्या है वो भी आप जानिए। डी ब्रोगली इक्वेशन बताती है कि आखिरकार डुअल नेचर क्या है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब है हम ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन तो मुझे आपको बताना नहीं, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है H/m × c हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं H/m × c भी लिख देते हैं, इसको अब हम लोग H/p करके भी लिख सकते हैं। तो ये डुअल नेचर है कि यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ भी इंडिकेट हो रही है, और वेवलेंथ के साथ में जैसे ये लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। तो लैम्डा आपको पता है यहाँ पर वेवलेंथ हो गया, ठीक है ना। h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, c वेलोसिटी। ये सब बताने वाली बातें नहीं, क्योंकि ये फार्मूला आप और रोज ही पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को। फिलहाल आपको बता दिया मैंने कि ये डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो क्या होगी। अब डी ब्रोगली इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। देखिए जरा, मैं इसको जरा सही करके लिख दूं, भाई मज़ा नहीं आया। इसको लिखेंगे प्रिंसिपल कायदे से, तभी मज़ा आएगा। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब क्या कहेगा वो चीज़ आपको जानना पड़ेगी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ दोनों चीज़ें पता करना मुश्किल का काम है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसके फार्मूले को देखें तो Δx × Δp इज इक्वल टू ग्रेटर देन H/4π।
तो ये यहाँ पर है फार्मूला। इसको और भी ब्रेक करना चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इस तरीके से भी इसको तोड़ा जा सकता है फार्मूले पर। यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता ही, वैसे मास यहाँ पर है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन के बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी कि अगर हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछी भी जाती है तो आप ध्यान रखिएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका ई माइनस वी साई इज इक्वल टू हो जाता है आपका 0। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में, लैप्लेसियन ऑपरेटर साई इज, ये ब्रैकेट में यहाँ प्लस साइन के साथ में 8 प्लस साइन के साथ में आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ पर वही ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस पे एक्चुअल में क्या होता है अक्सर कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 4 दे दी जाती है, कि मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन बनाया और दे दिया ए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी, 4 इक्वेशन दे दी, कहीं पर स्क्वायर हटा दिए, कहीं लगा दिए। इस तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ईजिली बना करके पूछा जाता है। इसको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। अब हम लोग इसी के बाद एक कंटिन्यू कर लेते हैं सिंपल सा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब आपको तो पता होगा भैया ऑफ-बाउ क्या था। ऑफ-बाउ क्या है, एक जर्मन वर्ड था जिसका मीनिंग था बिल्डिंग अप। यानी कि बिल्डिंग अप का मीनिंग हुआ कि जो हम लोग एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की तरफ, यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चलते हैं, लो से हम कहाँ चलेंगे, हाई एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो यही क्या कहता है कि भाई सिंपल सा क्या होता है, जैसे अगर कई कोई स्टेप्स बनती हैं तो स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ऐसे करके स्टेप चलती हैं, यानी कि एनर्जी लेवल हमेशा लो से हाई की तरफ इस तरीके से चढ़ेगा। तो वही कंसेप्ट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है और ये बताएगा हमें कि होता क्या है। तो भाई हम लोग इसे यहीं पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपको पता ही होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंटेशन करता है ये, और इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन इसके साथ में जरूर पढ़िएगा n+l रूल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n+l रूल। तो n+l रूल कहता क्या है, तो आपको पता ही होगा कि n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और l यहाँ पर हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, ये भी आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर जिसकी n+l वैल्यू जो होती है, n+l वैल्यू लेस होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले उसी में एंटर करेगा। और अगर n+l वैल्यू दोनों की सेम आ गई, दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें जाएगा जिसकी n वैल्यू लेस होगी। मान लेते हैं कि n वैल्यू इसकी लेस है तो इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, यानी कि अगर सपोज कर लेते हैं इसका n जो है वो लेस है तो इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू n+l रूल, इलेक्ट्रॉन गोज टू दैट ऑर्बिटल whose n+l value is less. When two orbitals having same value of n+l, then electron goes to that orbital whose n value is less. ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हमने पूछा आपसे कि बताइए कि भाई इलेक्ट्रॉन 3D में पहले जाएगा या फिर 4s में पहले जाएगा, तो यहाँ 3 + 2 कर देते हैं यानी कि 5 आ जाता है, और यहाँ पर 4 + 0 कर देते हैं यानी कि 4 आ जाता है। इसमें n+l वैल्यू कम है, यानी पहले 4s आएगी, उसके बाद 3D, पहले ये फिलअप होगी, उसके बाद ये फिलअप होगी। अगर पूछा जाएगी कहीं पर 3p और 4s में कौन सी पहले भरी जाएगी, तो अब यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाता है,
यहाँ 4 + 0 4 हो जाता है, तो यहाँ पर n वैल्यू p की कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा और बाद में ये भरी जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। और इसी के बाद हम लोग पाउली और हुन्स रूल भी डिस्कशन करते हैं कि भाई पाउली और हुन्स रूल क्या कहता है। देखिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले हुन्स रूल की बात करें। हुन्स रूल क्या कहता है भाई? हुन्स रूल मैं आपको सब रिमाइंड करा रहा हूँ पूरा, उसके बाद इसका पेपर भी सॉल्व करें। हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी होगी जब पहले से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होना चाहिए। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अनटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। जैसे ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर हम कर रहे हैं तो भाई अगर p में 1 है तो सबसे पहले p में इस तरीके से 1 भर देंगे। अगर p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो फिर p में 2 भरने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। पहले ये भरा फिर ये भर दिया। p में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो फिर p में 3 इस तरीके से भरेंगे 1 2 3। अब p में अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो फिर पेयरिंग आप ये ध्यान रखिएगा, पेयरिंग किधर से भी पॉसिबल है 1 2 3 4 ये भी हो सकती है, और पेयरिंग जनाब फिर ये भी हो सकती है, इधर से भी चल सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन पहला एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहला पॉजिटिव क्लॉकवाइज ही पड़े, लेकिन ये बात बताई जाती कि भाई पहले क्लॉकवाइज ही भरिए। बचपन से पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन पहले एंटी क्लॉकवाइज भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आप इस तरीके को सीखिएगा, कोई इसमें कन्फ्यूज़न अपने मन में न रखिएगा। पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है वो भी आप ध्यान रखिए। तो हुन्स हो गया, अब हम लोग पाउली की बात कर लेते हैं कि पाउली एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। जैसे कि अगर हम 2p3 ले लेते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, l की वैल्यू p के लिए 1 हो जाएगी, और अब यहाँ पर 2p ऑर्बिटल भी बना लेते हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं 1 2 3। भाई अब इसके लिए वैल्यू m की निकालते हैं -1 0 और यहाँ पर +1 हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो गई। अब अगर मान लो सपोज कर लो इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसके लिए n = आपका 2 ही रहेगा, l = 1 रहेगा, m = -1 और s की वैल्यू +½ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से अगर इसके हम बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, l की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, लेकिन m की वैल्यू अब यहाँ 0 हो गई, s की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। अब अगर इसकी बात करेंगे तो वही इसी तरीके से आ जाएगा, तो सिंपल है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, वैल्यू सेम नहीं आएंगे। अगर बाई चांस कोई वैल्यू सेम आ भी गई, मान लीजिए अगर हम 2p4 की बात कर लेते हैं, जैसे 2p4 की बात करें तो अब इसे हमने 2p4 बना दिया यहाँ पर, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n इजी, भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, इसके लिए देखो फिर इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा n = आपका वही 2 हो गया, l = 1 हो गया, m = -1 हो गया और s = आपका +½ हो गया। अगर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इधर ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करें तो n = 2 हो गया, l = 1 हो गया, m = -1, s = -½ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहलाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आपको रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं कुछ भी नहीं बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता भी है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे 29 का ध्यान रखिएगा, 24 का ध्यान रखिएगा, 42 का ध्यान रखिएगा, उसके बाद 45 46 47 है ना, 48 और 49 50 तक ये लगातार कंटिन्यू। 42 के बाद 41 भी याद रखिएगा। यहाँ से ये एक्सेप्शंस चलेंगे तो इनको आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो आपको बता दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जैसे कि मान लीजिए कभी पूछा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n
L, M एंड S फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन में कभी कभी आयंस की बात आ जाए, जैसे Zn डाई पॉजिटिव आ गया, तो इसमें क्या होगा कि 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, उसके बाद 3d से निकालिए, क्योंकि 4s बाहर की तरफ है, आउटर है। जब ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा पहले, फिर थ्री में, क्योंकि ये इनर है, ये n-1 है और ये n है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अगर 3d, जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया, 3d10। तो इलेक्ट्रॉन अब मान लो जिंक डाई पॉजिटिव का लिखना है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जीरो हो जाएंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। इस तरीके से ये जीरो करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये आउटर सेल है, आउटर मतलब बाहर वाली शेल में ऑर्बिटल है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन आपको आने चाहिए, जैसे कि आपको Cu+ का भी ध्यान रखना है, इस तरीके से Cu++ का भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखना है Cr ट्राई पॉजिटिव का, इसी तरीके से आयरन डाई पॉजिटिव का, इसी तरीके से आयरन ट्राई पॉजिटिव का। ये सब कन्फिग्रेशन आपको स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव का ये सब पता रहना चाहिए। इनमें d ऑर्बिटल से नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, पहले 4s से निकाले जाते हैं, वो चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, चलिए देखिए भाई, अब क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या है? ये एक्चुअल में क्वांटम नंबर होता है, ये एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ तो आप जरूर जानेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई फ्रेंड है, ये कहीं फ्रेंड बाहर रहता है, ये हमारा एक फ्रेंड है, और ये रहता है फ्रेंड हमारा अमेरिका में रहता है, और ये इंडिया में एक लेटर पोस्ट करना चाहता है, यानी कि ये इंडिया में एक लेटर पोस्ट करना चाहता है। तो लेटर पे हम इंडिया में रहते हैं, तो सबसे पहले ये लेटर इंडिया भेजेगा, इंडिया के बाद लेटर पहुंचेगा स्टेट में, स्टेट का मान लिया अब लखनऊ स्टेट में पहुंच गया, लखनऊ के स्टेट मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, इस स्टेट कहाँ पहुंचा, ये स्टेट लखनऊ में पहुंच गया। अब लखनऊ में पहुंचने के बाद ये स्टेट में के बाद डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, और डिस्ट्रिक्ट के बाद पहुंचेगा आपकी कॉलोनी में, और कॉलोनी के बाद आपके पहुंच जाएगा हाउस नंबर में, यानी गली नंबर या हाउस नंबर जो भी है, हाउस नंबर पे, और हाउस नंबर के बाद ये पहुंच जाएगा आपके मकान में, यानी कि आपका यहाँ पर XYZ जो भी नाम है वहाँ पहुंच जाएगा। तो सिंपल सा कहने का तात्पर्य है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, यानी कि लोकेशन क्या है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। जैसे कि हमारी इनसाइड एटम, यानी कि जैसे कि हम लोगों की लोकेशन इंडिया में क्या है, वर्ल्ड के नक्शे पे अगर ये पूरा हमने वर्ल्ड ये अर्थ ले ली, इस अर्थ पे सपोज हम कहाँ रहते हैं, हमारी पोजीशन ये है, तो ये लोकेशन है हमारी। तो उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, वो किस एनर्जी लेवल को बिलोंग कर रहा है, ये सब बातें कौन बताएगा, ये बताएगा क्वांटम नंबर। तो वी कैन से कि क्वांटम नंबर इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर एक एड्रेस होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और उनकी शेप ऑफ ऑर्बिट्स, ये सभी जानकारी कौन देता है, क्वांटम नंबर देता है। अब हम लोग नए पेज से ये देख लेते हैं क्वांटम नंबर है कितने कैटेगरी का, वो आपको पता लग जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटम नंबर, और इसको मैंने सिंपल सा डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। सबसे पहले आया मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद हमारा आया एजीमुथल को हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी भी बोलते हैं, इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट किया था, इसको l से करते हैं, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद आ जाता है, इसे ml भी लिखा जाता है, और इसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग ms के नाम से या s सिंपली s भी बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चीज़ें आपको याद रहे। अब स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक एक वर्ड क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का है कि हम लोग लिखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी शेल की देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। के में इलेक्ट्रॉन है, एल में इलेक्ट्रॉन है, एम में इलेक्ट्रॉन है, एन में इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के में कितने रहते हैं भैया? मैक्सिमम 2 रहते हैं, यहाँ पर 8 रहते हैं, यहाँ 18 रहते हैं, यहाँ 32 रहते हैं। तो अगर एन की वैल्यू 1 आ जाती तो समझ जाएंगे कि भाई के होगा। अगर एन की वैल्यू कहीं पर 2 आ जाएगी समझ जाएंगे एल होगा। एन की वैल्यू अगर 3 आ जाएगी एम होगा। एन की वैल्यू अगर 4 आ जाएगी तो एन होगा। इसी तरीके से एन की वैल्यू 5 है तो ओ पी एन क्यू आर एन सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पर एन है तो इसका मतलब उसमें के शेल होगा। अगर कहीं पर n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल होगा। तो ये शेल की जानकारी देता है, मतलब सिंपली वी कैन से दैट ये एनर्जी की जानकारी देता है कि एनर्जी लेवल क्या है, कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। उस एनर्जी लेवल की जानकारी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दे देगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मतलब होता है L इज इक्वल टू 0 to n-1 पे हो जाएगा। अब 0 to n-1 जब लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर n की वैल्यू हमारे लिए 1 होती है तो L की वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगी। n की वैल्यू अगर 2 होती है तो L की वैल्यू हमारे लिए 0 और 1 आएगी। अगर n की वैल्यू हमारे लिए 3 होती है तो फिर L की वैल्यू 0, 1, 2 आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना। एक फार्मूला और ध्यान रखिएगा कि अगर s, p, d और f ऑर्बिटल सब सेल है तो L की वैल्यू s के लिए 0 होती है। यहाँ p के लिए आप देख लीजिएगा, p के लिए क्या आएगी? p के लिए वैल्यू आएगी आपकी, p के लिए 1 आ जाती है और यहाँ पर d के लिए 2 आ जाती है, f के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना पड़ेगा, ये मैं फार्मूले के फॉर्म में दे दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से ये याद रखिएगा। अब पता तो अब ऑलरेडी होगा, पढ़ते भी होंगे कई सर यार रिवाइज करा रहे जी, तो ये आपको रिवाइज करा रहा हूँ, पता रहना चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे तो मज़ा जरूर आएगा। अब यहाँ पर मैंने करना क्या है कि अगर मान लो ये पूछा गया कि L की वैल्यू कहीं पर 1 है, शेप क्या होगी, अगर इसकी शेप पूछ ली जाए तो फिर आपको पता रहनी चाहिए कि शेप भैया इसकी क्या होगी, इसकी डम्बल शेप हो जाएगी। डम्बल, अगर L की वैल्यू 2 हो जाती है तो फिर इसका मतलब डबल डम्बल हो जाएगी, क्योंकि d ऑर्बिटल को बिलोंग करेगा, तो ये फिर डबल डम्बल शेप हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाएगा। तो ये हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट हुआ। m की वैल्यू जो होगी वो -l से चलेंगे +l तक पहुंचेंगे। इसमें 0 इंक्लूडेड होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m भी हमेशा 0 ही आ जाता है। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो फिर m जो है वो -1, 0 और +1 आ जाता है। अगर l की वैल्यू 2 होती है तो m जो होता है वो -2, -1, 0, +1 और +2 आ जाता है, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। अब यहाँ पर m की जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं आपकी 2l + 1 हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी। m की वैल्यू केवल एक ही वैल्यू आएगी, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर l 0 रख दोगे तो देखो m की वैल्यू केवल एक ही आ रही, वो है 0। अगर यहाँ पर l की वैल्यू 1 रख दीजिए तो m की टोटल वैल्यूज जो आएंगी वो आपकी 2 + 1 मतलब 3 आएंगी। चेक कर लीजिए, देखिए 1, 2, 3 तीनों वैल्यू आ रही हैं। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया।
इसके बाद हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो यहाँ पर स्पिन का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन कर रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती है यहाँ पर। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, इससे पहले मैं आपको बता दें, ये ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिट का। क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेगा ये, ऑर्बिटल्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल्स की बात करेगा। अब इसके बाद हम अपने वापस पेज पे पहुंचते हैं। यानी स्पिन क्वांटम नंबर में एक चीज़ आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टिनी मैग्नेट। जैसे कि मान लो ये हमने एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मान लिया। अगर ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर इसके अंदर मोमेंट क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा ऐसा दिखेगा और एस की वैल्यू हमें दिखेगी आपकी +½ और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और ये इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन किया हुआ है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन अगर इसका दिखाया गया है तो फिर इस तरीके से दिखाएंगे और एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी -½ तो इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए टिनी मैग्नेट, ये बॉल की तरह स्पिन करता है। जब स्पिन करेगा ये तो या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। तो वैल्यूज हमेशा अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जो क्लॉकवाइज करेगा यहाँ पर +½ माना जाएगा और जो एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसकी वैल्यू फिर -½ मानी जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई यहाँ पर एक कैसे हम लोग एटम के अंदर पहुंचे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने बनाया एटम, ये मैंने यहां पर एटम दिया। एटम के अंदर जब पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा एक शेल, एटम के अंदर हमें दिखाई देता है शेल। ये सेल जो होता है वो या तो K होगा या L होगा या M होगा या फिर N होगा। तो ये शेल मिल जाते हैं। जब हम शेल में एंट्री करते हैं तो फिर हमें इसके बाद मिलते हैं सब सेल, और वो हमें मिले सब सेल कौन कौन से हो सकते हैं वो चीज़ भी हम देख लेते हैं कि भाई सब सेल हमारे पास आ जाएंगे कौन से, S आ जाएगा, P आ जाएगा, D आ जाएगा और F सब सेल आ जाएगा। जब सब सेल के अंदर एंट्री हो जाती है तो भाई ये सबसे पहले हमें क्या मिला, ये मिले थे हमें शेल। एटम के अंदर क्या मिला, शेल। शेल को जब हमने खोला तो सेल में हमें मिले सब सेल। जब सब सेल को हमने देखा तो इसके अंदर हमें मिली ऑर्बिटल्स। क्या मिली हमें इसके अंदर, ऑर्बिटल्स मिली, ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कौन कौन सी थी भाई, S थी, S में इलेक्ट्रॉन कितने रह रहे थे, 2। इसके बाद हमें क्या मिली, P ऑर्बिटल्स मिली 6, D ऑर्बिटल्स मिली 10, F ऑर्बिटल्स मिली क्या हुए 14। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, अब हर किसी में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। तो ये SPDF का कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पर समझा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जान लीजिए, जैसे कि ये हमारा सपोज कर लेते हैं K है, K में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर केवल 1s रहता होगा। L में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1s और क्या रहता होगा, यहाँ पर 1s हो गया। अब ये इसका मतलब यहाँ 2s 2p रहता होगा, यहाँ पर रहता होगा 2s एंड 2p। इस तरीके से अगर M में चले जाएं तो इसका मतलब यहाँ रहता होगा 3s 3p और 3d रहता होगा। यानी कि देख लीजिए 2 8, यहाँ पर 18 अपने आप आ जाएंगे। और यहाँ अगर N में चले जाए तो यहाँ कौन रहता होगा, 4s 4p 4d एंड 4f। यहाँ रहता होगा 2 6 2 8 और 10 और 14 जोड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर 10 और 2 12 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 14 जोड़ दिया, 18 और 14 2 हो गए यानी 32। तो वही आप जानते हैं 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि कौन सी शेल में कितनी ऑर्बिटल्स या कितनी सब सेल है। तो अब आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का भी तरीका जान लीजिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या तरीका रहता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में जब निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
निकालने के लिए हम लोग 2n² लगा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल कैसे निकालते हैं वो भी जान लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल जब निकाला जाता है, सब शेल जब निकाला जाता है तो हम लोग निकालते हैं 4l+1 से निकाल देते हैं, 4l+1 से निकाल देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड पे भी आपको विशेष ध्यान देना है और ये बहुत पूछा जाता है। तो रेडियल नोड इज इक्वल टू n-l-1। एंगुलर नोड क्या होता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो एंगुलर नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंगुलर नोड जो होगा वो आपका आ जाएगा l के बराबर। इसी तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो अंडर रूट आपका हो जाएगा l ब्रैकेट में l+1 और बाहर की तरफ आएगा h/2π। इस तरीके से h/2π हो जाता है। इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ पर s और फिर ब्रैकेट में वही s+1 हो जाएगा, बाहर की तरफ h/2π सिंपली ये आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में बता ही चुका हूँ। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फार्मूले हैं सिंपल, आपको ध्यान रखने, ये सब कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पूरा रिवीजन किया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाई, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो बाकी सब चीज़ डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एनर्जी का कंसेप्ट है ना, ये सब चीज़ें बोहर मॉडल के मेन कंसेप्ट भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बोहर में एक टर्म होता है वो भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। एक टर्म होता है ज़ीमान इफेक्ट, एक होता है ज़ीमैन इफेक्ट, एक ज़ीमैन इफेक्ट। अब आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि ज़ीमैन इफेक्ट यानी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक लिखना है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रल लाइंस बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये भैया कैसे याद रहेगा मैग्नेटिक फील्ड? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर m आया हुआ है और जीमान में भी m आता है। इसका मतलब अगर जीमान में है तो फिर m आया हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और अगर यहीं पर स्टार्क इफेक्ट की बात करें तो स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप कहेंगे सर कैसे याद रखेगा, तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखिएगा। तो अब आपको बता दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर m आता है तो समझ लेना वो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर m नहीं आए तो समझ लेना फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मीनिंग आपको याद रहेगा कि भाई अगर m आया, जैसे मैंने लिखा जीमान, तो जीमैन इफेक्ट का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब फिर स्टार्क में क्या बचा, स्टार्क में तो दूसरी फील्ड बची, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पूरा रिवाइज अच्छे से करा दिया। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या था ये मैंने पूरी पिक्चर्स आपको दिखा दी, ये मैंने फार्मूले आपको लिख दिए, ये एटम का कैलकुलेशन आपको दिखा दिया, ये सब क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताया मैंने। क्वांटम नंबर्स की डिटेल भी आपको बताई इस तरीके से। अगर हम लोग बात करें तो कितने पेजेस हमने आज पढ़े हैं वो भी मैं आपको शो किए दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले पेज नंबर 1 मैंने ये पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे हमने ये चीज़ें पढ़ी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं
ये हम लोगों ने इस पेज पे पढ़ा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। ये हमने पढ़ा है ना। इसके बाद चल लेते हैं पेज नंबर 3 पे चल लेते हैं। ये पेज नंबर 3 पे आ जाइएगा। ये पढ़ा हमने पेज नंबर 3। ये हमने पेज नंबर 4 पढ़ा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेज नंबर हमने 5 भी पढ़ा, पेज नंबर हमने 5 पढ़ा। उसके बाद पेज नंबर 6 पे, यानी कि मैं आपको ये सब बताना चाह रहा हूँ कि आप पेज नंबर 6 पे आ जाइएगा। इसके बाद पेज नंबर आप 7 पे आ जाइएगा। ये पेज नंबर हमने 7 पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइएगा। ये हमने पेज नंबर 8 पढ़ा। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 9 पढ़ा। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर हमने ये 10 पढ़ा। पेज नंबर 10 है हमारा ये। उसके बाद पेज नंबर 11 पे आए हम लोग। पेज नंबर हमने 11 पढ़ा। उसके बाद पेज नंबर 12 पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पेज नंबर 13 पढ़ा। उसके बाद पेज नंबर 14 पढ़ा। पेज नंबर 15 पढ़ा। उसके बाद पेज नंबर 16 पे आए हम लोग। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 17 पे आते हैं। उसके बाद पेज नंबर 18 पे आते हैं। उसके बाद पेज नंबर 19 पे आते हैं। उसके बाद पेज नंबर 20 पे आते हैं। ये मैंने पेज नंबर 19, यानी कि ये हमने पेज नंबर 19, यानी कि पेज नंबर 19 तक हम लोगों ने पढ़ा। पूरी वीडियो को ध्यान में देखिए, ध्यान में रखिए क्वेश्चन, ध्यान में रखिए ट्रिक्स, ध्यान में रखिए फार्मूले, और आपको ये बहुत मदद करेंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये लेक्चर और कैसी लगी ये वीडियो, इसको जरूर देखिए। और अभी तक के इतिहास में बहुत सारे आपने नीचे पीजीटी के जो वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं, जो बनाए हुए हैं लास्ट ईयर, उन पीजीटीज के वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर इसलिए पहुंचाया करिए कि भाई आप तो पढ़ ही लेते हैं, लोगों को भी जरूर जानकारी मिल जाए कि नहीं, हमारी पीजीटी की तैयारी के लिए कोई तो चैनल है जो हमें तैयारी करा रहा है। तो इस तैयारी पे अगर आप साथ देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ज़रूर सफलता आपके कदम चूमेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशन के साथ, नए क्वेश्चन